VS कोड के 5 ऐसे एक्सटेंशन जो कि आपके करियर को हिला के रख देगा। मैं नहीं मानता। जी हाँ गाइस, आप अपनी कोडिंग के करियर में VS कोड के अगर ये 5 एक्सटेंशन यूज करते हैं तो आप कोडिंग को बहुत ही जल्दी कर पाएंगे, आप कोड को बहुत ही जल्दी ऑप्टिमाइज कर पाएंगे, कोड को बहुत ही जल्दी समझ पाएंगे और अपने आंखों को भी बचा पाएंगे। जी हाँ गाइस, आप अपने आंखों को भी बचा पाएंगे क्योंकि हमारे लैपटॉप से या फिर हमारे पीसी से जो ब्लू रेज निकलती है वो हमारे आंखों के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होता है। तो VS कोड के आप इस एक्सटेंशन की मदद से आप अपने आंखों को भी बचा पाएंगे। तो आइए अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पे समझते हैं कि कौन कौन से एक्सटेंशन है जिसको आपको इंस्टॉल करना चाहिए, जिसको आपको यूज करना चाहिए इन VS कोड में, ताकि आप अपने कोड को तो ऑप्टिमाइज रख पाए और साथ ही साथ अपने आंखों को भी बचा पाए। तो चलिए अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं और उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आपने VS कोड को इंस्टॉल नहीं किया तो VS कोड को इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है, अपने गूगल पे जाना है और गूगल पे सिंपली आपको लिखना है डाउनलोड VS कोड सकते हैं। तो सिंपली मैं VS कोड डाउनलोड पे जाता हूँ, यहाँ पे पहले लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे विंडो के लिए, लिनक्स के लिए, मैक के लिए अलग अलग तरीके के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जिसमें से आप किसी भी चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं सिंपली विंडो में हूँ तो विंडो पे क्लिक करके मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा, अवेलेबल है तो मैं सिंपली इसको इस तरीके से डाउनलोड कर सकता हूँ। लेकिन मेरे इसमें पहले से इंस्टॉल्ड है तो मैं सिंपली सीधा वहाँ पे जाके सारे एक्सटेंशन को बताने की कोशिश करता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे आ जाता हूँ, अपने कोड एडिटर के अंदर इसको ओपन कर लूँगा। किसी भी कोड को मैं ओपन कर लेता हूँ। मान लिया मैं कहाँ पे हूँ, मैं डी ड्राइव के अंदर, इस वाले के अंदर मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे बना रखे हैं। इसमें से मैं किसी एक को अगर सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं अगर करता हूँ आई नोटबुक, इसको सर्च मतलब ओपन कर लेता हूँ। ओपन विद VS कोड का ऑप्शन भी यहाँ पे ये देखो मिल जाता है। अभी विंडो 11 है तो इसमें ना थोड़े चेंजेस आए हैं जो कि ओपन विद VS कोड का ऑप्शन जो है एक क्लिक के बाद हमें दिखाई देता है। विंडो 10 में आपको यहीं पे दिखाई देगा, यहाँ पे जस्ट आपको यहाँ पे ही दिखाई देने लगेंगे कि ओपन विद VS कोड का। लेकिन विंडो 11 में हमें यहाँ पे क्लिक करके फिर जाके इसके अंदर जाना पड़ता है। तो मैं सिंपली यहाँ पे आ जाता हूँ, मेरा कोड यहाँ पे खुल चुका है। खुलने के बाद अब देखो इसके अंदर मैंने 5 जो एक्सटेंशंस बताने हैं उसमें से 5 में से जो हमारा पहला होगा प्रिटियर। प्रिटियर क्या करेगा, आपके जो कोड है, मान लिया जैसे मैं SRC के अंदर किसी भी कोड को खोल लेता हूँ, मान लिया मैंने इस वाले कोड को ये खोल लिया है, ठीक है। अब ये कोड ना एक स्ट्रक्चर वे में, फॉर्मेट वे में दिखाना है, मतलब दिखने में भी थोड़ा अच्छा लगे, तो उसके लिए प्रिटियर एक एक्सटेंशन होता है। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और इसके अंदर प्रिटियर सर्च करना है। अब इसमें से मुझे किसको सेलेक्ट करना चाहिए, जो ऊपर है बस उसी को सिलेक्ट कर लो। तो ये प्रिटियर क्या करता है कि आपके जो कोड है ना, कोड को थोड़ा ऑप्टिमाइज कर देता है, कलरफुल कर देता है, यानी ब्रैकेट्स जितने भी होंगे उसको एक अलग अलग कलर में ये शो करने लगेंगे और ये कोड को ना मतलब दिखने में अच्छा बनाता है। और आपको जो चीज़ दिखने में अच्छा लगेगा आप उसी को ही प्रेफर करेंगे। तो आप इसको यहाँ पे सिंपली क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे तो आपका जो कोड है वो दिखने में थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो आप इसका यूज़ करेंगे यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल करके इसका यूज़ कर सकते हैं। देखो ये इस तरीके से कोड को ना थोड़ा अलग कलर वे में इसको शो करा देता है। अब हमारा जो दूसरा एक्सटेंशन है उसकी बात कर लेते हैं, मटेरियल थीम क्या करेगा। अब ये जो मटेरियल थीम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है क्योंकि हम लोग काम जब करेंगे तो काफ़ी टाइम हम अपने स्क्रीन की तरफ देखना पड़ेगा। अब काफ़ी टाइम जब स्क्रीन की तरफ देखेंगे ना तो हमारी जो आंखों में काफ़ी दिक्कत आने वाली है क्योंकि ब्लू रे से आंखें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करती है। थीम है ये हमारी आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है क्योंकि ये जो है स्क्रीन को ना एक अलग मतलब फॉर्मेट में कर देता है, एक ब्लैक स्क्रीन कर देता है और जो ब्लू रेज होता है उसके रेजोल्यूशन को भी कम करके रखता है क्योंकि हमारी स्क्रीन जितना ज़्यादा ब्लू होगा उतना ही ज़्यादा वो ब्लू रेज छोड़ेगा। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है मटेरियल
तो जैसे मैंने मटेरियल थीम लिखा तो मटेरियल के यहाँ पे 2 मेरे पास एक्सटेंशन आया है, तो मैं सिंपली इस वाले को करूँगा क्योंकि ये जो है ऊपर ऑप्शन में दिखा रहा है, बाकी सिमिलर होते हैं बहुत सारे, तो इसको मैंने अगर कर लिया तो ये मुझे ना एक अलग सा थीम मुझे प्रोवाइड करा के देगा, जो कि मेरे कोड बेस को लिखने में काफ़ी मदद करने वाली है। तो मैं सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करके इसको भी इंस्टॉल कर लूँगा। तो ये कुछ इस तरीके के हमारे कोड को बना देगा ऑप्टिमाइज़ तरीके से। आप एक बार ना ये सारे एक्सटेंशन को इंस्टॉल किए बगैर अपने कोड को चला के देखना और फिर जाके इस एक्सटेंशन को यूज़ करके अपने कोड को चलाना, देखना कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है, कितना ज़्यादा। यहाँ पे देखो जैसे इंस्टॉल हो गया है ना, तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गए कि आप इनमें से किस थीम को यूज़ करना चाहते हैं। तो इसमें एक मतलब जो लाइट थीम होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ओशियन है, मतलब अलग-अलग है। तो सबको अलग-अलग वे में आप यूज़ करके देखना, जो भी आपके आँखों के लिए सूटेबल हो, आप उस थीम को वहाँ पे सेलेक्ट करके रख सकते हैं। तो इसके बाद हमारा जो तीसरा एक्सटेंशन है, उस एक्सटेंशन का नाम है ऑटो रीनेम टैग। अब ये ऑटो रीनेम टैग क्या है? अब देखो, जब आप एचटीएमएल पे या फिर किसी भी लैंग्वेज पे काम करते हैं और उसमें आपको टैग्स लिखने पड़ते हैं। अब देखो, इसका मैं सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे नैवबार पे आया और नैवबार पे यहाँ पे मैंने H1 लिखा। अब इसमें काम नहीं करेगा क्योंकि मैं ये एचटीएमएल में काम नहीं कर रहा हूँ। तो मैं एचटीएमएल में काम करके दिखाता हूँ आपको। मैं सिंपली यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ। एक नई फ़ाइल बना लिया टेस्ट के नाम से। और टेस्ट वाले फाइल को मैं वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ। इसको मैंने वीएस कोड में ये ओपन कर लिया, ठीक है। अब ये मैंने वीएस कोड में ओपन करके यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ। फ़ाइल का नाम रखूँगा index.html। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोड लिखूँगा। ये मैंने लिखा। अब इसके अंदर मैं h1 क्या होता है, एक टैग होता है। अब ये मैंने लिख दिया। लिखने के बाद इसमें मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया। लिखने के बाद अगर मैं चाहूँ कि मैं इस H1 टैग को ना H2 बना दूँ, तो मैंने यहाँ पे इस वाले जगह पे चेंज किया। तो हमारा जो H1 टैग जहाँ पे एंड हो रहा था, वहाँ पे भी देखो ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया। मुझे यहाँ पे मैन्युअली जाके चेंज नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने ऑटो रीनेम टैग को इंस्टॉल कर रखा है। ऑटो रीनेम टैग का जो एक्सटेंशन है उसको इंस्टॉल कर रखा है। तो ये देखो क्या होता है, ऑटो क्लोज टैग, ऑटो रीनेम टैग, ये जो एक्सटेंशन है आप इसका यूज़ अगर करते हैं तो आपके टैग को वो ऑटो रीनेम कर देता है। और ये जो एक्सटेंशन है इसका यूज़ करने से आपके टैग को ऑटो क्लोज कर देता है। क्योंकि आपको पता ही होगा, अगर आप एचटीएमएल लिख रहे हैं, आप कोई टैग बना रहे हैं, तो उस टैग को आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको एंड भी करना पड़ता है। तो ये ऑटो क्लोज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो आई होप आप इन दोनों टैग का यूज़ करने वाले, इन दोनों एक्सटेंशन को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेटेड होते हैं। आपके सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद हमारा जो चौथा एक्सटेंशन है, उस एक्सटेंशन का नाम है ब्रैकेट पेयर। ये देखो ब्रैकेट पेयर कलर, ये क्या करेगा? अब देखो इसको भी हम समझते हैं। अब जैसे कि मैंने वीएस कोड में ये ओपन कर रखा था, कहाँ पे गया ये, वीएस कोड में मैंने इसको ओपन कर रखा था। अब मैं जावा स्क्रिप्ट पे थोड़ा काम करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैंने लिखा इफ और यहाँ पे लगाया ये, अब इस इफ के अंदर यहाँ पे मुझे कंडीशन लिखने पड़ेंगे वरना एरर दे देगा, ठीक है। इस इफ के अंदर मैं अगर दोबारा इफ लिखता हूँ, लिख दिया इफ और यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दिए। और ब्रैकेट लगाने के बाद ये लगा दिया मैंने दोबारा 2, ठीक है। अब देखो, अब इसमें आपको क्या मतलब क्या डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ऑटो ब्रैकेट पेयर का मतलब क्या है? अब जैसे ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था, तो इसका जो यहाँ पे कलर है ना और यहाँ पे जो कलर है वो सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? क्योंकि मैंने इस वाले एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर रखा है। किस वाले? ये ऑटो, यानी जो ब्रैकेट पेयर कलर, यानी ब्रैकेट जितने भी होंगे उसके पेयर, यानी 2 ब्रैकेट्स के कलर को सिमिलर करके रखेगा। तो इससे फ़ायदा ये होने वाला है, जब आपका कोड बेस काफ़ी लंबा होगा तो वहाँ पे ये आपकी काफ़ी मदद करने वाली है। क्योंकि बहुत सारे लाइन्स ऑफ कोड होंगे, उसमें से आपने जिस ब्रैकेट को स्टार्ट किया था उसका एंडिंग ब्रैकेट ढूँढना आपके लिए मुश्किल होगा।
तो आप इन कलर के बिहाफ पे उसको पहचान सकते हैं, या फिर इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो वीएस कोड का ही फीचर है कि आपको क्या करेगा, आपने इस पे क्लिक किया तो इसका एंडिंग ब्रैकेट जहाँ पे है वो भी आपको यहाँ पे ये शो करेगा। यहाँ पे देखो इसके क्लोजिंग ब्रैकेट पे भी इन्होंने बॉर्डर बना दिया है, चारों तरफ से एक बॉक्स बना दिया है, तो इससे हम पता लगा पाते हैं कि हाँ ये हमने ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट किया था और इसका एंडिंग ब्रैकेट यहाँ पे है। तो इस तरीके से आप इसका यूज करके भी आप अपने ब्रैकेट्स को फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो पांचवा एक्सटेंशन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है, क्योंकि अगर आप बैकएंड पे काम करते हैं, आप एपीआईज वगैरह बनाते हैं, तो ये जो एक्सटेंशन है ये काफी ज्यादा आपकी हेल्प करने वाली है। आप एक ही वीएस कोड के अंदर ही सारा काम कर पाएंगे, आपको एपीआईज बनाने के लिए कहीं बाहर रिसोर्सेस नहीं ढूंढने पड़ेंगे। जैसे आप अगर एपीआई बनाना होता है उसके टेस्टिंग के लिए आप क्या करते हैं, आप सिंपली पोस्टमैन में जाते हैं और वहां पे जाके टेस्ट कर पाते हैं। लेकिन वीएस कोड के एक छोटे से एक्सटेंशन को अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है, आप यहीं पे अपना सारा जो है कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है थंडर क्लाइंट, थंडर क्लाइंट। अब थंडर क्लाइंट क्या है, एक वीएस कोड का एक्सटेंशन है। इसका यूज करके आप पोस्टमैन जैसे आप यूज करते थे उसी को आप सिमिलर यहाँ पे यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है, आप यहाँ पे क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। करने के बाद आपके पास ना ये जो आइकन दिख रहा है इस तरीके का यहाँ पे एक आइकन बन जाएगा ऑटोमेटिकली। आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे वो यूआरएल देंगे तो वो आपके उस यूआरएल पे पहुंच जाएगा, आपका सारा आउटपुट यहाँ पे दिखाई देगा। या फिर अगर आप चाहते हैं कि कलेक्शन बनाना है मुझे तो आप कलेक्शंस भी बना सकते हैं। कलेक्शन बनाने के लिए क्या करना है, सिंपली कलेक्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप फोल्डर भी बना सकते हैं। यहाँ पे न्यू कलेक्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर के अंदर आप अलग अलग रिक्वेस्ट बना सकते हैं इस तरीके से। अब देखो एक चीज और इसमें होता है, जैसे कि मैंने क्या किया, मेरा ये जो सिस्टम है इस सिस्टम पे मैंने कलेक्शंस बना लिए। मान लिया मैंने ये सारे कलेक्शन बनाए, ये देखो कल एक कलेक्शन बनाया उसके अंदर ये सारे रिक्वेस्ट हमने बनाए। अब मेरे पास एक दूसरा सिस्टम है, अब दूसरे सिस्टम में मैं चाहता हूं कि मुझे फिर से सारी चीजें लिखना ना पड़े, ये कलेक्शन ना बनाना पड़े, तो मैं क्या कर सकता हूं, सिंपली इस सारे कलेक्शंस को मैं डाउनलोड कर सकता हूं यहाँ पे। और डाउनलोड करने के बाद एक फाइल मिलेगी, उस फाइल को मैं दूसरे जो हमारे सिस्टम होंगे वहां पे जाके मैं उसको अगर इंपोर्ट कर दूं तो ये सारे कलेक्शन मुझे वहां पे भी दिखाई देंगे। अब देखो कैसे करना है वो चीज, आपको सिंपली थ्री डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको एक फाइल मिल जाएगी। अब उस फाइल को लेके आपको दोबारा क्या करना है, आप उस फाइल को लेके जाएंगे अपने उस वाले सिस्टम में, उस वाले सिस्टम में जाके आप क्या करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और इंपोर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप वो फाइल चूज करके आप अगर इंपोर्ट कर देंगे तो आपके उस सिस्टम में आपके इस वाले ये जो फाइल है ये आप इंपोर्ट हो जाएगा वहां पे और आप सिंपली उसको यूज कर पाएंगे। आपको दोबारा से सारी चीजें लिखनी नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही ज्यादा इजी टू यूज है, मैं काफी बार इसका यूज करता हूं। अभी तो फिलहाल जब भी एपीआईज वगैरह बनाना होता है तो इसी का यूज करता हूं। और इसके बारे में मुझे बताया था कोड विद हैरी भाई ने। हाँ, कोड विद हैरी भाई ने मुझे कोडिंग के बारे में काफी चीजें बताई है। मैंने जो कुछ भी सीखा है लगभग उन्हीं से स्टार्ट किया था और आज भी उनसे सीख रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा बताते हैं, बहुत ही अच्छा सिखाते हैं। मैं तो स्पेशली मैं से उन्हें अपना गुरु भी मानता हूं, क्योंकि मैंने जब कोडिंग की जर्नी स्टार्ट की थी तो मैंने उनसे ही स्टार्ट किया था और उनके बदौलत मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी है और आगे भी सीखता रहता हूं। सो थैंक यू हरी भाई, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और आगे भी मैं आपको फॉलो करता रहूँगा और सीखता रहूँगा। तो उसके बाद हमारा जो है वीएस कोड का ये 5 एक्सटेंशन के बारे में तो हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ ना वीएस कोड के शॉर्ट कीज आपको पता हो, कुछ शॉर्ट कीज आपको पता होने चाहिए। अब देखो उस शॉर्ट कीज में क्या क्या होंगे वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। अब मान लिया मेरे पास ये वाला लाइन है, अब मैं चाहता हूँ कि इस लाइन को ना मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो मैं ये कर सकता हूँ कि इस पूरे लाइन को कॉपी करूँ,
इस पूरे लाइन को क्या करूँ, कॉपी करूँ, कंट्रोल सी, और फिर जाके यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूँ। ठीक है, ये तरीका है, लेकिन ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। या फिर अगर मैं चाहता हूँ कि इसको यहाँ से मिटा के वहाँ पे लिखना है, तो कंट्रोल एक्स करूँगा और क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ले जाके कंट्रोल वी करूँगा। ये प्रोसेस भी थोड़ा लंबा है। अब शॉर्ट प्रोसेस क्या है, सिंपली आपको जिस भी लाइन को शिफ्ट कराना है उस लाइन पे अपना कर्सर रखो और ऑल्ट के साथ ऊपर लेना है तो अप एरो और नीचे लेना है तो डाउन एरो दबाओ, तो ये आपका करके दे देगा। आपको सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको जिस भी लाइन को लेना है उस लाइन को पे सिर्फ आपका कर्सर होना चाहिए। उसी तरीके से अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो उस लाइन पे कर्सर रखें और कंट्रोल के साथ एक्स दबाएंगे तो ये क्या हो गया, आपका कट हो गया। आपका डिलीट नहीं हुआ, ये कट हुआ है। अब आप जहाँ पे इसको पेस्ट करना चाहते हैं ऐसे कर सकते हैं। तो ये वीएस कोड के कुछ शॉर्ट कीज होते हैं जिसका भी हमें यूज़ करना चाहिए ताकि हम कोड को जल्दी से जल्दी लिख पाए और अपना टाइम भी बचा पाए, क्योंकि टाइम बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके कोडिंग जर्नी में। क्योंकि आप जितनी जल्दी कोड को कर पाएंगे, जितनी जल्दी आपके प्रोजेक्ट को डिलीवर कर पाएंगे, आपके टीम लीडर उतने ही आपसे इम्प्रेस होंगे और वो आपके लिए और भी नए नए प्रोजेक्ट्स ला के देंगे, आपके लिए और भी बहुत कुछ अच्छा करना चाहेंगे, आपकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट ज़रूर करेंगे और इस तरीके से आप अपने कोडिंग जर्नी को भी आगे ले जा पाएंगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीएस कोड के इन एक्सटेंशंस का आप यूज़ करेंगे और यूज़ करके आप भी अपने कोडिंग जर्नी में ज़रूर कुछ ना कुछ उखाड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।